मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। बायोकेमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग लगभग पूरा कर चुके हैं। मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड्स, उन सब के एग्जाम्पल्स। और अब हमारा लास्ट एक टॉपिक बच गया है इसमें, फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्य, कार्बोहाइड्रेट्स के कार्य यानी कि इनके फंक्शन। देखो, कार्बोहाइड्रेट्स में हम मुख्यतः 3 तरह के होते हैं, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स। तो मोनोसेक्राइड के फंक्शन हम लोग पढ़ चुके थे। ओलिगोसेक्राइड के फंक्शन भी मेरे ख्याल से हम लोग पढ़ चुके हैं। ओलिगोसेक्राइड के फंक्शन भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हमारा मुख्यतः जो लास्ट रह जाता है वो है पॉलीसेक्राइड। तो पॉलीसेक्राइड के फंक्शन सब हम लोग पढ़ लेते हैं, साथ में साथ कुछ स्पेशल कुछ फंक्शंस होंगे वो भी हम एक बार देख लेंगे। वो सबसे पहला क्या है, इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलीसेक्राइड्स के, और इसके अलावा डिराइव्ड जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, जैसे ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन है, ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड्स हैं, जो डिराइव्ड शुगर्स हैं, ठीक है ना, उनके फंक्शन अब हम देख रहे हैं। तो सबसे पहला हमने देखा था कि बहुत सारे पॉलीसेक्राइड ऐसे होते हैं जो कि स्टोरेज पॉलीसेक्राइड ऐसे होते हैं, जो कि जैसे कि स्टार्च हो गया यानी कि मंड हो गया, और आपका इन्यूलिन हो गया, या फिर ग्लाइकोजन हो गया, ठीक है ना। ये सारे क्या हैं, स्टोरेज पॉलीसेक्राइड होते हैं। तो पॉलीसेक्राइडों का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये स्टोरेज पॉलीसेक्राइड के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। लिख लीजिए इसको। पहला, दीज आर स्टोरेज पॉलीसेक्राइड। स्टोर फूड्स, स्टोर फूड, ठीक है, फूड को स्टोर करके रखते हैं। ये संचयी कार्बोहाइड्रेट होते हैं, संचयी कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इसको आप पॉलीसेक्राइड ना लिख कर लिख लीजिए, संचयी स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट्स, स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है ना, यानी फूड को स्टोर करते हैं, संचयी कार्बोहाइड्रेट होते हैं। भोजन को संचित करते हैं, भोजन को संचय करते हैं। मुख्यतः 2 रूपों में, मंड यानी स्टार्च प्लांट के अंदर स्टोर होती है, पादप में, और ग्लाइकोजन जंतुओं में यानी एनिमल्स में स्टोर होती है। ग्लाइकोजन जो है वो जंतुओं में यानी एनिमल में स्टोर होती है। प्लांट्स जो हैं जितनी भी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, जो भी मोनोसेक्राइड का निर्माण करते हैं, ग्लूकोज या फ्रक्टोज, फोटोसिंथेसिस के समय वो अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च के रूप में स्टोर करके रख लेते हैं, ठीक है ना। और एनिमल्स जो होते हैं, जो फीडिंग करते हैं, जो प्लांट पार्ट्स को खाते हैं, ठीक है, जो भोजन के बाद उन्हें जो ग्लूकोज प्राप्त होती है, जो कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होती है, वो सारी की सारी कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहती है, ये ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर रहती है। आवश्यकता अनुसार वो ग्लाइकोजन जो होती है वो वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है ना। ग्लाइकोजन कहाँ पे स्टोर होती है, ये हमने पढ़ा था। ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होती है, ये लीवर के अंदर, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। लीवर और मसल सेल्स के अंदर ये स्टोर होती है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि ये संचयी कार्बोहाइड्रेट होती हैं, यानी कि दीज आर स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि फूड को स्टोर करके रखने का काम करती हैं, ठीक है। तो ये मैं हटा रहा हूँ। सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे,
यह संचयी कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ आपने पढ़ा था ये स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट भी होती है, यानी कि संरचनात्मक कार्बोहाइड्रेट भी ये होती हैं, जैसे कि सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, लिग्निन, पेक्टिन, ये सब, काइटिन, ठीक है ना, ये सब के सब क्या है, स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट है, जो कि मुख्यतः सेल वॉल के कंपोनेंट होते हैं, कोशिका भित्ति के मुख्य घटक होते हैं। तो सेकंड पॉइंट लिख लीजिए, यह संरचनात्मक कार्बोहाइड्रेट है, संरचनात्मक कार्बोहाइड्रेट है, यानी स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड, यानी ये है स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड। संरचनात्मक कार्बोहाइड्रेट का मतलब है स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड, ठीक है। जैसे है नहीं, गलत लिख दिया मैंने, संरचनात्मक कार्बोहाइड्रेट नहीं, स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड की तरह ये काम करते हैं, या यहाँ पर भी आप कार्बोहाइड्रेट ही लिखिए, स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट की तरह ये कार्य करती हैं, स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट की तरह ये कार्य करती हैं। एग्जाम्पल हो गया इसका सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन, काइटिन, लिग्निन, ठीक है। पेक्टिन, काइटिन, लिग्निन। काइटिन जो है ये फंगस की सेल वॉल के अंदर होती है, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, पेक्टिन, लिग्निन को हटा ही दो, पेक्टिन एंड काइटिन। काइटिन जो है ये फंगस की सेल वॉल के अंदर होती है, यानी कवक, और बाकी ये सभी प्लांट्स की सेल वॉल के अंदर होते हैं, यानी पादप। ये सभी के सभी प्लांट सेल वॉल यानी पादपों के अंदर होते हैं। इसके अलावा काइटिन में हमने एक और पढ़ा था, ये कहाँ पाए जाते हैं, एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट, एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट, इनमें भी ये उपस्थित होते हैं। इंसेक्ट्स के एक्सोस्केलेटन के अंदर भी ये पाए जाते हैं, ठीक है, यानी कीटों के बाह्य कंकाल में। कीटों के बाह्य कंकाल में ये होते हैं। कीटों के बाह्य कंकाल के अंदर भी ये उपस्थित होते हैं, ठीक है। ये हो गई बात। नेक्स्ट आ जाता है इसका थर्ड पॉइंट, कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे होते हैं जैसे कि ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन्स, ये कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक के अंदर पाए जाते हैं।
संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ये उपस्थित होते हैं। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतकों के अंदर यह उपस्थित होते हैं। इसमें हमने पढ़ा था जैसे हाइलोरोनिक एसिड, मैं आपको बता चुका हूँ ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन्स में, जैसे हाइलोरोनिक एसिड होता है, हाइलोरोनिक एसिड, हिपेरिन सल्फेट, हिपेरिन सल्फेट जो कि हमारे रक्त, हाइलोरोनिक एसिड जो होता है ये कनेक्टिव टिश्यू में आता है। हमारी आंखों में जो विट्रस ह्यूमर होता है, आंखों के अंदर हमारा जो कांचाभ द्रव होता है, ठीक है ना, उसके अंदर ही पाया जाता है। हिपेरिन सल्फेट रक्त के अंदर पाया जाता है, ब्लड में होता है, एंटी कोएगुलेंट होता है। चोट लगने पर हमारे शरीर में इंटरनली अगर कोई चोट लग जाती है तो ब्लड को कोएगुलेट होने से, रक्त का थक्का बनने से रोकता है। ठीक है, इसके अलावा डर्मेटन सल्फेट, केराटिन सल्फेट, अनेकों टाइप के जो ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन्स होते हैं वो शरीर के अंदर उपस्थित होते हैं, संयोजी ऊतकों का घटक होते हैं। आप ये लिख लो, का घटक होते हैं। ठीक है, संयोजी ऊतकों का घटक होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू लिख लो। ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एग्जाम्पल लिख लो, हिपेरिन सल्फेट, हाइलोरोनिक एसिड, डर्मेटन सल्फेट, डर्मेटन सल्फेट, केराटिन सल्फेट, ये क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं, ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेन्स के एग्जाम्पल्स हैं। चौथा, हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षी होती हैं, एंटीबॉडीज होती हैं, एंटीबॉडीज यानी प्रतिरक्षी, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स की बनी होती हैं। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स की बनी होती हैं। जितनी भी एंटीबॉडीज हमारे शरीर में होती हैं वो किसकी बनी होती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स की बनी होती हैं। प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडी ग्लाइकोप्रोटीन्स की बनी होती हैं, जैसे IgA, IgG, IgM, IgU और IgD, ये सभी किसकी बनी होती है, ग्लाइकोप्रोटीन्स की बनी हुई होती हैं। ठीक है, ये हो गया। पांचवा, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, जीवाणु कोशिका भित्ति, वो भी पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। जीवाणु कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। ठीक है, यानी बैक्टीरियल सेल वॉल हम लोग पढ़ चुके हैं। पेप्टिडोग्लाइकन एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन नाग और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड नाम पढ़े थे ना। बैक्टीरियल सेल वॉल, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, इनसे बनी हुई होती है बैक्टीरियल सेल वॉल। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट के होते हैं। एक लास्ट रह गया, आप देख लो, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन जो एनिमल की सेल वॉल्स होती हैं उनका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स, एनिमल सेल वॉल के अंदर ये पाए जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन,
जंतु की कोशिका भित्ति का घटक होते हैं। कोशिका झिल्ली, गलत बोल रहा हूँ मैं बार बार, कोशिका झिल्ली का घटक होते हैं। जंतुओं की कोशिका झिल्ली का घटक होते हैं। ठीक है, तो ये इसके फंक्शन हो गए स्टूडेंट्स। देखो इसके साथ ही हमारा जो कार्बोहाइड्रेट का चैप्टर है वो बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। अब केवल 2-3 छोटे छोटे से टॉपिक रहे, 1-2 मिनट के, कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो टेस्ट कैसे देती है। ठीक है ना, वो हम पढ़ लेते हैं। टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट। या शुगर्स। शर्करा के परीक्षण। ठीक है ना, पहले हम पढ़ते हैं फॉर रिड्यूसिंग शुगर टेस्ट। टेस्ट फॉर रिड्यूसिंग शुगर यानी कि अपाचयी शर्करा का परीक्षण। अपचायी शर्करा का परीक्षण, रिड्यूसिंग शुगर जो है उसका टेस्ट। सबसे पहले हम एक बार ये देख लेते हैं। देखो 2 तरह के टेस्ट हैं जो कि रिड्यूसिंग शुगर को पहचानते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि रिड्यूसिंग शुगर कौन सी होती है, जिनमें टर्मिनल कार्बन जो होता है वो फ्री होता है, वो होती है रिड्यूसिंग शुगर। टर्मिनल कार्बन अगर फ्री है तो वो कौन सी होगी, रिड्यूसिंग शुगर, यानी कि या तो इस रूप में है या इस रूप में है। ठीक है ना, ये रिड्यूसिंग शुगर होगी। ये मेटल आयन को रिड्यूस कर देती है, जो धात्विक आयन होते हैं उनको अपचित कर देती है, इसलिए रिड्यूसिंग शुगर्स कहलाती हैं। तो रिड्यूसिंग शुगर्स के 2 टेस्ट होते हैं मेनली, एक फेलिंग टेस्ट और एक बेनेडिक्ट टेस्ट। हम लोगों ने फेलिंग और बेनेडिक्ट के बारे में वहाँ पे पढ़ा था। अब एक बार हम देख लेते हैं कि फेलिंग टेस्ट और बेनेडिक्ट टेस्ट क्या होता है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट, हरमन वॉन फेलिंग ने इसके बारे में सबसे पहले रिपोर्ट किया था, या उन्होंने बताया था, इसलिए इनके नाम पे टेस्ट फेलिंग टेस्ट चल गया। हरमन वॉन फेलिंग, हरमन वॉन फेलिंग। इसमें जो शुगर है वो कॉपर आयन को रिड्यूस कर देती है Cu+2 से Cu+ के अंदर। ठीक है ना, यानी क्यूप्रिक आयन को क्यूप्रस आयन में रिड्यूस कर देती है, और क्यूप्रस आयन जो होता है वो बनने के बाद कलर दिखाई देने लग जाता है। इसमें जो फेलिंग सॉल्यूशन होता है उसके साथ शुगर का रिएक्शन कराया जाता है। और फेलिंग सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं ये देख लीजिए। शुगर प्लस फेलिंग सॉल्यूशन, यानी कि फेलिंग विलियन। अब फेलिंग विलियन क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखो, फेलिंग विलियन क्या है, ये 2 तरह के सॉल्यूशन का मिक्सचर है। फेलिंग विलियन या फेलिंग सॉल्यूशन A+B का मिक्सचर है, जो कि 1+1 के रेशियो में तैयार किया जाता है और हाथ किया जाता है। ऐसा नहीं कि इनको पहले से बना के रखा जाता है, उसी समय अनुपात में 1+1 के अनुपात में 2 विलियनों को मिलाते हैं, A+B। जो A है वो तो डीप ब्लू कलर का होता है, जो कि क्यूप्रिक सल्फेट का विलियन होता है। जो A है ये क्यूप्रिक सल्फेट का सॉल्यूशन होता है, ये होता है डीप ब्लू कलर, यानी गहरा नीला रंग। कॉपर सल्फेट का विलयन होता है, जो A होता है। B जो होता है वो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट जो है उसका विलयन होता है, और ये कलरलेस होता है,
जो बी है वो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का विलयन होता है जो कि कलरलेस होता है। बी सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट इन एल्केलाइन NaOH, क्षारीय NaOH के अंदर, ठीक है, क्षारीय NaOH के अंदर इनका विलयन बनाया जाता है। क्या होता है देखो, ये होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट इन एल्केलाइन NaOH, ठीक है ना, बेस लाइक NaOH। इसे रॉशले साल्ट भी बोलते हैं, इसे रॉशले साल्ट भी कहते हैं, ये रॉशले साल्ट भी कहलाता है, ठीक है बच्चों, ये रॉशले साल्ट भी कहलाता है। ये दोनों मिल करके जो शुगर है उसके साथ रिएक्शन करते हैं। कैसे रिएक्शन करते हैं, शुगर प्लस कॉपर सल्फेट प्लस NaOH प्लस पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट। पोटेशियम पहले लिखो बाद में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, C4H4O8.5H2O। .4H2O है ये, आपकी किताब में उसमें गलत लिखा हुआ है, उसमें लिखा है सोडियम कार्बोनेट, वो गलत है बिल्कुल। सोडियम कार्बोनेट बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के अंदर होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं, ये तीनों जो है मिलकर के बनाते हैं CuOH2। इसको अभी आप हटा दो, ये तीनों मिलकर के बनाते हैं CuOH2, ठीक है, CuOH2 बनाते हैं। CuOH2 शुगर के साथ रिएक्शन करती है जिसके अंदर रिड्यूसिंग कार्बन हो और क्यूप्रस ऑक्साइड मिलता है। क्या मिलता है, क्यूप्रस ऑक्साइड प्लस वाटर। ये जो क्यूप्रस ऑक्साइड होता है ये ब्रिक रेड कलर, गहरे लाल रंग का, ईंट जैसे लाल रंग का हमको सॉल्यूशन मिल जाता है, इसे बोलते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड। मैं यहाँ लिख रहा हूँ Cu2O। ब्रिक रेड गहरे लाल रंग का हमें विलयन मिलता है। इसी आधार पे हम मानते हैं अगर ये ब्रिक रेड कलर अगर मिल जाए तो इसका मतलब जो शुगर है वो रिड्यूसिंग शुगर है। कैसे है रिड्यूसिंग, यहाँ पे कॉपर की वैलेंसी है +2, यहाँ पे कॉपर की वैलेंसी है +2 और यहाँ पे कॉपर की वैलेंसी हो जाएगी +1, यहाँ पे कॉपर की वैलेंसी हो जाएगी +1। तो +2 से +1 वैलेंसी हो गई, इसका मतलब ये रिड्यूस हो गया, कॉपर जो है वो एपाचाइट हो गया, वो रिड्यूस हो गया, उसका रिडक्शन हो गया। तो इसके आधार पे मान लेते हैं कि जो सॉल्यूशन है वो जो हमारा शुगर है उस शुगर ने इसको रिड्यूस कर दिया, इसको एपाचाइट कर दिया, तो शुगर जो है वो रिड्यूसिंग शुगर है। एपाचाइट होगा तो ब्रिक रेड कलर का क्यूप्रस ऑक्साइड हमें मिल जाएगा, ठीक है ना। ब्रिक रेड कलर का क्यूप्रस ऑक्साइड अगर मिल रहा है तो इसका मतलब जो शुगर है वो रिड्यूस हो गई। आप इसको लिख लीजिए, डिक्टेट कर लीजिए कॉपी में।
हाँ स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं हम। ये तो हमारा था फेलिंग टेस्ट, ठीक है ना। सेकंड टेस्ट जो होता है वो है बेनेडिक्ट टेस्ट। जो सेकंड टेस्ट है वो कौन सा है? बेनेडिक्ट टेस्ट। एक बार बेनेडिक्ट टेस्ट भी हम देख लेते हैं। बेनेडिक्ट टेस्ट जो होता है ये बेनेडिक्ट रिएजेंट के साथ होता है। बेनेडिक्ट रिएजेंट ये भी सेम है, इसमें भी ऐसे ही कॉपर का रिडक्शन होता है, कॉपर का अपचायन होता है। बेनेडिक्ट रिएजेंट क्या है? ये ब्राइट ब्लू कलर का सॉल्यूशन है। नीले रंग का विलयन होता है ये नीले रंग का विलयन होता है। इसमें 3 पदार्थ होते हैं, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, सोडियम सिट्रेट, सोडियम सिट्रेट Na3C6H5O7 और सोडियम कार्बोनेट प्लस सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट इन डिस्टिल वाटर। इनका ये विलयन या इनका ये सॉल्यूशन होता है। इसमें 2 ml बेनेडिक्ट रिएजेंट में 4-5 ड्रॉप शुगर सॉल्यूशन की डालते ही ब्रिक रेड कलर आ जाता है। 4-5 ड्रॉप शुगर सॉल्यूशन जैसे इसमें डालेंगे तो और उसे गर्म करेंगे, ठीक है ना, तो फिर से इसमें हमें ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट अवक्षेप मिलता है। ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट मिलता है। पीला लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है ना, पीला लाल रंग का अवक्षेप हमें प्राप्त होता है। तो ये भी जैसे बेनेडिक्ट उसमें था, इसमें भी ठीक उसी तरह से कॉपर का जो होता है वो रिडक्शन होता है और इसमें भी कॉपर का रिडक्शन होता है। कॉपर +2 से इसमें भी कॉपर +1 के अंदर बदल जाती है और कॉपर +1 जो होती है ये ब्रिक रेड कलर का प्रेसिपिटेट हमें देती है। तो ये तो था हमारा बेनेडिक्ट टेस्ट। ठीक इसी तरह से नॉन रिड्यूसिंग शुगर का टेस्ट भी होता है। ये तो था रिड्यूसिंग शुगर का टेस्ट, ठीक है ना। अब नॉन रिड्यूसिंग शुगर का टेस्ट और देख लेते हैं एक बार हम, वो क्या होता है। अनापचयी शर्करा, अनापचयी शर्करा, इसका टेस्ट भी किया जाता है। इसके टेस्ट में सबसे पहले शर्कराओं को जल अपघटन करके अपचयी शर्करा में बदलते हैं। सबसे पहले जो शर्करा होती है यानी शुगर, इसका जल अपघटन किया जाता है। जल अपघटन यानी कि वाटर हाइड्रोलिसिस करते हैं सबसे पहले इसका।
ठीक है, और एपाचाइट शर्करा के अंदर बदल देते हैं। अपचयी शर्करा या फिर रिड्यूसिंग शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं इसको। रिड्यूसिंग शुगर जो होती है उसमें कन्वर्ट की जाती है और फिर रिड्यूसिंग शुगर का टेस्ट करते हैं। अब इसके लिए क्या तरीका है, देखो, शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन लेते हैं। इस शुगर सॉल्यूशन में कंसंट्रेटेड HCl मिलाते हैं प्लस कंसंट्रेटेड HCl, सांद्र HCl, ठीक है ना। सांद्र HCl क्या करेगा, इस शुगर को, ये जो शर्करा है इसको वाटर हाइड्रोलाइसिस कर देगा, इसका अपघटन कर देगा। फिर उसके बाद हम इसे कुछ देर तक गर्म पानी के अंदर रखते हैं, फिर वहाँ से निकाल के इसमें 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं। 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें ऐड करते हैं और फिर फेलिंग टेस्ट कर लेते हैं। फिर इसका फेलिंग टेस्ट जो है वो कर लिया जाता है। ये है रिड्यूसिंग शुगर का, नॉन रिड्यूसिंग शुगर का टेस्ट। फेलिंग टेस्ट करने से सेम वैसा ही रिजल्ट देगा जैसी रिड्यूसिंग शुगर जो ऊपर दे रही थी। ब्रिक रेड कलर का प्रेसिपिटेट, यानी कि पीले लाल रंग का अवक्षेप इसमें हमें प्राप्त होगा। ईंट जैसे लाल रंग का अवक्षेप इसमें हमें मिलता है, ठीक है ना। ये तरीका होता है रिड्यूसिंग शुगर का, नॉन रिड्यूसिंग शुगर का टेस्ट करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही ये हमारा चैप्टर जो है यहाँ पर पूरा हो रहा है ना। हम कार्बोहाइड्रेट हमारा आज ख़त्म हो गया, कंक्लूड हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो प्रोटीन स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, इतना ही।